माइंडसेट ही गलत है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है। सर क्या हो गया तो अच्छा है। पता नहीं अब अचानक से हो गई, मुझे नहीं पता सिस्टम को मेरी बात कैसे समझ में आ गई। सर चलो वो मैंने अभी सर मैंने इमोशन अभी के लिए। स्टार्ट किया है सर। अच्छा, आपने स्टार्ट किया मेरे सिस्टम पर? नहीं, ये मैंने अपने सिस्टम पे किया है, तो सभी अच्छा, के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके। चलो आप सबके सिस्टम पे आ जाएगी, मेरे से रिकॉर्डिंग मत मांगना, ठीक है। सो गुड। तो अब लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, पहले जल्दी से हम उसको एक बार डाउट सेशन लेते हैं। लास्ट टाइम बताओ, मैंने जो पढ़ाया था उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। हमने ऑप्शन पढ़ा था, हमने ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी सीखी थी, हमने कॉल पुट देखा था, हमने ऑप्शंस को कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। बाय करने के लिए प्रीमियम चाहिए होता है, सेल करने के लिए मार्जिन चाहिए होता है, वो सारी चीजें हमने समझी थी। तो कोई किसी का भी कोई डाउट है रिलेटेड टू ऑप्शन, पहले तो वो क्लियर करो, फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। नहीं तो चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम। देखिए प्रीमियम क्या होता है, हम ये समझते हैं, और प्रीमियम जो होता है कैसे निकलता है। तो देखो ऑप्शन, जैसे यहां पर दोबारा से मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन में जब आप काम करते हो तो एक होता है ऑप्शन का बायर और एक होता है ऑप्शन का सेलर। तो हमने लास्ट क्लास में भी ये समझ लिया था कि जो ऑप्शन का बायर होता है वो प्रीमियम पे करता है, और जो ऑप्शन का सेलर होता है वो मार्जिन पे करता है, वो मार्जिन जो फ्यूचर में आप यूज करते हो। तो अब यहां पर हम बात करेंगे प्रीमियम। तो ये प्रीमियम क्या होता है इसे समझेंगे। अब देखो प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू बताता हूं मैं क्या होती है। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, और नॉर्मली हम इसे बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फॉर्मूला है, जैसे हम कॉल के केस में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है। आपको मैंने बताया था स्पॉट प्राइस जो मार्केट का प्राइस होता है माइनस स्ट्राइक, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो जब हम स्पॉट में से स्ट्राइक को माइनस कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है उसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, यानी वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इसी तरह से पुट के साइड में क्या होता है, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके ऑपोजिट निकलती है, यानी पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो जो भी वैल्यू आएगी निकल के वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यानी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो अब यहां पर स्पॉट आप जानते हैं मार्केट प्राइस को कहते हैं। अब ये नई टर्मिनोलॉजी आपने देखी स्ट्राइक, तो स्ट्राइक क्या होता है अब वो समझते हैं। अब देखिए किसी भी शेयर को जब आप ट्रेड करते हैं या किसी भी इंडेक्स को जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो आपका जो व्यू होता है, आप सबसे पहले तो वो डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, इसका करंट मार्केट प्राइस यानी जिसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं वो चल रहा है, मान लेते हैं 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज जो है इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो यहां पर आप पहले तो व्यू क्रिएट करेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, और अगर नीचे जाएगा तो पुट बाय करोगे। ये तो रही व्यू की बात। पर अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कितना ऊपर जाएगा। क्या ये 105 रुपए तक जाएगा, 106 तक जाएगा, 107 तक जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। और अगर नीचे जाएगा तो क्या 95 रुपीज तक जाएगा, 94 तक जाएगा, या 90 तक जाएगा। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। तो बेसिकली इन्हीं टारगेट्स को, इन्हीं एंटिसिपेटेड प्राइस को हम स्ट्राइक्स बोलते हैं। यानी ये जो स्ट्राइक है और कुछ नहीं है बल्कि स्टॉक का एक एंटिसिपेटेड प्राइस है, जो एक्सचेंज आपको चॉइस के रूप में देता है कि आप चाहें तो कितना भी स्ट्राइक का प्रीमियम खरीद सकते हैं, वो आपका चॉइस है।
तो स्ट्राइक क्या है? आपका एंटिसिपेटेड प्राइस है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्राइस होता है स्टॉक का, वो उसकी जो स्ट्राइक्स होती हैं अप्रोक्स 30% अप 30% डाउन सभी स्ट्राइक अवेलेबल होती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 100 रुपीज का जो शेयर है, ऊपर की तरफ 30% यानी 130 तक सारी स्ट्राइक्स अवेलेबल होंगी, और नीचे 30 रुपीज डाउन 30% तक नीचे की भी स्ट्राइक्स अवेलेबल होंगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक की स्ट्राइक जो है वो अवेलेबल होती हैं। और ये इसलिए होता है कि मैंने आपको याद होगा बताया था कि ऑप्शन मार्केट में सबसे आसान चीज क्या होती है कि जो यंगस्टर हैं उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से उनके पास लिमिटेड पैसा होता है। तो लिमिटेड पैसा होने की वजह से ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बहुत सस्ते मिलते हैं। 100 रुपीज 200 रुपीज ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जब मिनिमम होती है तो उसके लिए दूर की जो स्ट्राइक्स होती हैं उनको खरीदा जाता है, और उनको खरीदने के लिए हमें बहुत छोटा पैसा चाहिए होता है। इसीलिए एक्सचेंज ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है सबको कि भाई कोई भी चाहे ऑप्शन मार्केट में छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर हो, सबके पास वो ऑप्शन हो पैसा कमाने का। तो इसीलिए जो स्ट्राइक्स होती हैं वो मल्टीपल अवेलेबल होती हैं, और जितनी दूर की स्ट्राइक पर आप जाते हो उतना ही प्रीमियम कम होता है, यानी इन्वेस्टमेंट आपका कम होता है, यानी टिकट साइज आपका कम होता है। तो अभी यहां पर मैंने आपको स्ट्राइक बताया। अब यहां पर एक और बात है कि ये स्ट्राइक के पीछे का लॉजिक क्या है, या स्ट्राइक जो है, अभी तो हमने समझा कि 100 रुपीज का शेयर है तो उसका जो मल्टीपल होगा वो 1 रुपीज का मल्टीपल ऊपर और नीचे होगा। पर अगर स्टॉक का प्राइस अगर मान लेते हैं 200 रुपीज है, तब क्या होगा? तो तब यहां पर जो स्ट्राइक्स होगी वो 202 रुपीज 50 पैसा इस तरह की हो सकती है, 205 रुपीज इस तरह की हो सकती है, यानी 2.5 का मल्टीपल उसका हो सकता है। एंड सिमिलरली नीचे कितना हो सकता है? 197.50 195 इस तरह से ये प्राइस हो सकता है। किसका प्राइस हो सकता है? ये प्राइस हो सकता है स्ट्राइक का, तो इन्हीं को हम स्ट्राइक्स बोलते हैं। एंड अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 500 रुपीज का है, तब क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है तब 505 रुपीज का स्ट्राइक हो, इसके मल्टीपल में हो, और इसी तरह से नीचे की तरफ 495 490 इस तरह से। और अगर स्टॉक का प्राइस अगर 1000 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो उसका स्ट्राइक होगा ऊपर वो 10 रुपीज के मल्टीपल में होगा। तो ये जो आप देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक। तो ये जो स्ट्राइक होती है ये होता है एंटीसिपेटेड प्राइस, और जितना स्टॉक का प्राइस बड़ा होता है उसका मल्टीपल भी बड़ा होता है। अब जैसे मैं इंडेक्स की बात करके बताता हूं आपको, जैसे निफ्टी है, तो आप देख रहे हैं निफ्टी एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो निफ्टी का अभी करंट मार्केट प्राइस 19,500 है, तो उसका जो मल्टीपल है वो 50 रुपीज का है, यानी 19,550 19,600। तो ये जो 50 रुपीज का मल्टीपल देख रहे हो ना आप इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक बोलते हैं। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्राइक क्या होती है। तो स्ट्राइक आपका एंटीसिपेटेड प्राइस होता है। तो यहां पर जब भी आप स्पॉट को स्ट्राइक से माइनस करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है। और जब भी पुट साइड में आप ऐसा करते हो तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है। अब एक एग्जांपल से हम यहां पर समझते हैं। मान लेते हैं कि आप मार्केट में स्पॉट चल रहा है, जैसे निफ्टी अभी यहां पर चल रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी का स्पॉट चल रहा है ये, यानी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है ये। और अगर मान लेते हैं आप निफ्टी का कोई कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और कॉल ऑप्शन में भी निफ्टी का मान लेते हैं, दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो 19,500 पर है। अब यहां पर आप देखते हैं कि मार्केट में आपका व्यू है बुलिश, तो आपके पास मल्टीपल स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं, जैसा भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो आप 19,400 की भी स्ट्राइक खरीद सकते हो, 450 की भी स्ट्राइक खरीद सकते हो, 600 की भी खरीद सकते हो, और 550 की भी खरीद सकते हो। तो अब मैं दो एग्जांपल लेता हूं। तो आपने एक कॉल खरीदा, सबसे पहला कॉल खरीदा आपने 19,600 का। तो 19,600 का जब कॉल खरीदा तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें तो किस तरह से नजर आएगी? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए स्पॉट तो चल रहा है 19,500, और स्ट्राइक जो हमने ऑप्ट किया वो किया 19,600।
600। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू में से ये माइनस करें तो -100 की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस में जो भी वैल्यू आती है ना उसको आप जीरो ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर इस स्ट्राइक में यानी 19,600 की स्ट्राइक में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो है। पर अगर सेम केस हम लेते हैं एक इस स्ट्राइक का जहां पे हमने 19,400 का स्ट्राइक बाय किया था, तो यहाँ पर स्पॉट हमने डाल दिया 19,500 और यहाँ पर हमने स्ट्राइक डाल दिया 19,400। तो आपने यहाँ पर देखा कि 100 रुपीज जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव साइड पे आई है, आप देख रहे हो। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना है आपको कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, और पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले को उल्टा कर देना है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना है। तो यहां पर जरा मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आया कि स्ट्राइक क्या होती है और ये जो प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू है ये क्या होती है, कैसे निकलती है। तो अभी ये दो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आप क्या सभी लोग समझ पाए? और अगर नहीं समझ पाए तो अपने क्वेश्चन को पूछिए, मैं आंसर करता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। जी, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सिर्फ इसको समझने के लिए हम नेगेटिव यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब जीरो ही होगा। अच्छा, इसका लॉजिक समझाता हूँ नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि जब ऑप्शन कोई भी बाय करता है तो बायर का मैक्सिमम रिस्क उतना होता है जितना कि उसने प्रीमियम पे किया है। तो प्रीमियम मैक्सिमम लॉस होता है एक बायर का। तो ठीक उसी तरह से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में चली गई तो ये नुकसान हो जाएगा किसका? बायर का नुकसान हो जाएगा। तो बायर का जब नुकसान ही उतना हो सकता है जितना उसने प्रीमियम पे किया है, तो प्रीमियम जीरो हो सकता है, जीरो के बियॉन्ड में नहीं हो सकता, यानी माइनस में कभी नहीं जा सकता वो। तो ठीक उसी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू का माइनस में होना मतलब जीरो होना होता है। और बताइए। सर मैं ये कॉल ऑप्शन देख रहा था नवंबर के, जो 19,800 पे है वो है 58 का। अभी मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा अभी। अभी आप ये वाला क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाकी मैं अभी इसके बाद वही दिखाने वाला हूँ आपको। अभी यहाँ पर किसी को कोई डाउट है इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने में, स्ट्राइक को समझने में? किसी का कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइम वैल्यू की। अब देखिए टाइम वैल्यू जो होती है ना, टाइम वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो प्रीमियम डिसाइड किया जाता है वो जो प्रीमियम होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो अभी हमने डिस्कस किया, इंट्रिंसिक वैल्यू। उसमें दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। अभी टाइम वैल्यू क्या होता है? अगर मैं टाइम वैल्यू को आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो ये आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है। जैसे आप बैंक से कोई भी पैसा उधार लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जितने दिन आप बैंक का पैसा यूज करते हैं उतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है उसमें दो तरह की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। यानी कि टाइम इन्वॉल्व होता है आपके प्रीमियम में, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है उसी तरह से जो कॉस्ट होती है वो भी टाइम वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। जैसे एक कहावत है कि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, ठीक उसी तरह से जो ऑप्शंस में प्रीमियम की वैल्यू है जिसमें उसका टाइम कंपोनेंट है वो हमेशा डिक्रीज करेगा, डीके करेगा। तो टाइम वैल्यू जो है हमेशा डीके होती रहती है डेली बेसिस पर। अब यहां पर जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने बैंक से 10 रुपया उधार लिया तो 10 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो मुझे करना पड़ेगा। पर अगर मैंने 10 रुपए के जो लोन है उसको अगर मैंने 5 दिन यूज किया तो मुझे 5 दिन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर मैंने 10 दिन यूज किया तो मुझे 10 दिन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से जितने दिन ऑप्शन में आप प्रीमियम को होल्ड करते हैं उसकी एक निश्चित टाइम वैल्यू होती है
जो दिन के हिसाब से तय की जाती है, और ये जैसे ही दिन खत्म होता है वो टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाती है और प्रीमियम में से डेबिट हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, डीके हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी को हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम है ये दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू। ये मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर मान लेते हैं एक प्रीमियम है 50 रुपए का, तो इसको एक ब्रेकअप करके समझते हैं। तो 50 रुपए में 30 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट था और 20 रुपए टाइम वैल्यू का कंपोनेंट था। अब यहाँ पर ये जो 20 रुपए यानी जो टाइम का कंपोनेंट है, हम इसको समझते हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये जो टाइम वैल्यू है ये किसी डेफिनेट टाइम के लिए हमें अलॉट की गई है, यानी ये जो टाइम वैल्यू है। अब यहां पर मान लेते हैं एक एक्सपायरी है जो अगले 20 दिनों में एक्सपायर होने वाली है, यानी कि एक जो प्रीमियम है ये वाला, ये हमने खरीदा है, मान लेते हैं और 30 नवंबर के लिए खरीदा है। तो 30 नवंबर को खरीदा है, तो अब 30 नवंबर में मान लेते हैं आज 10 तारीख है, तो 20 दिन बाद ये एक्सपायर होने वाला है। तो हमने इसका ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद हमें समझ में आया कि अभी जो टाइम वैल्यू है प्रीमियम में वो 20 रुपए बची है। तो अब यहाँ पर एक्सपायरी में भी 20 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर ये टाइम वैल्यू है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है जो कि 20 डेज है। ये डेज है, इसको आप डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 डे की जो टाइम वैल्यू है वो 1 रुपीज है। तो 1 डे की टाइम वैल्यू 1 रुपीज है। इसका मतलब है कि डेली बेसिस पर ना 1 रुपी इसमें माइनस हो जाएगा एवरी डे। और जब एक्सपायरी वाला दिन आएगा ना, तो ये टाइम वैल्यू वाला कंपोनेंट ना जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि डेली टाइम वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डीके होती चली जाएगी। और एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम है उसमें टाइम का जो कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है। प्रीमियम में जो बचता है वो केवल होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो ये बात समझ लीजिएगा, टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है और जो भी प्रीमियम में बचता है उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टाइम सबसे बड़ा रिस्क होता है ऑप्शन बायर के लिए, और ये निश्चित है कि ये डेली बेसिस पर डीके करेगा ही करेगा। इसीलिए ऑप्शंस को हम रिस्की मानते हैं, क्योंकि टाइम अगेंस्ट में काम करता है ऑप्शन बायर के। और यहाँ पर मार्केट को टाइम करना क्योंकि बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ऑप्शंस में भी टाइम करना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग टाइम नहीं कर पाते हैं उनको भारी लॉसेस झेलने पड़ते हैं ऑप्शन मार्केट में। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने समझाया टाइम वैल्यू, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं ये भी मैंने समझाया। अब टाइम वैल्यू के ऊपर अगर किसी का कोई डाउट है तो यहाँ पर सवाल पूछिए। सर ये टाइम वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करती रहती है, या ये मतलब किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ज्यादा डिक्लाइन कर जाए और किसी दिन कम करे? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, पर अक्सर हमने देखा है कि जो पहले जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें टाइम वैल्यू थोड़ा धीरे डिक्लाइन होती है, और जो बाद के 15 दिन होते हैं उसमें जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है। तो ऐसा जरूर हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकली देखें तो होता है कि पहले टाइम वैल्यू थोड़ी जो है कम रफ्तार से गिरती है और दूसरे हाफ में ज्यादा रफ्तार से गिरती है। और बताइए, क्लियर है सबको? चलिए, अब ये जो प्रीमियम होते हैं ना ये 3 तरह के होते हैं। यानी जो प्रीमियम आप खरीदते हो ना ये 3 तरह के होते हैं। तो पहला प्रीमियम होता है जिसको हम कहते हैं आईटीएम, इन द मनी। दूसरा प्रीमियम होता है जिसको हम कहते हैं एट द मनी, एटीएम। और तीसरा प्रीमियम होता है जिसको हम कहते हैं ओटीएम। अब आईटीएम किसको कहा जाता है? आईटीएम प्रीमियम उसको कहा जाता है जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी जहां पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी वो जो प्रीमियम है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आईटीएम प्रीमियम। जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी उसको कहा जाएगा एट द मनी। जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, उसको कहा जाएगा आउट ऑफ द मनी। राइट? तो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कौन से होते हैं? जो
जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये आप फॉर्मूले से जान सकते हैं। अब इसका बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं आपको। अब जैसे मान लेते हैं कॉल साइड की हम बात करते हैं, तो कॉल साइड में अभी मान लेते हैं निफ्टी खड़ा हुआ है 19,500 पे। तो 19,500 के ऊपर वाले यानी 19,600 और नीचे वाले 19,400, इसी तरह से। तो 19,000 के नीचे वाले सारे प्रीमियम आईटीएम है, सारे प्रीमियम आईटीएम है। और 19,500 के ऊपर वाले सारे प्रीमियम ओटीएम है, और 19,500 एट द मनी एटीएम है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जो प्रीमियम है वो आईटीएम है, ओटीएम है और एटीएम है। अब इसे आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अभी हमें देखना है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू जहां पे पॉजिटिव है वो इन द मनी है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉल के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब यहां पर स्पॉट आपको पता चल गया, स्पॉट मार्केट प्राइस को कहते हैं। तो स्पॉट तो अभी खड़ा हुआ है 19,500 पे। अगर मैं 600 की स्ट्राइक खरीद रहा हूं तो प्रीमियम माइनस में निकलेगा, और अगर मैं स्ट्राइक खरीद रहा हूं नीचे वाली 400 की, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी वो इन द मनी होगा, जिसमें नेगेटिव होगी उसमें आउट ऑफ द मनी होगा। और जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है वहीं पर अगर मैं स्ट्राइक खरीद लूं तो वो एट द मनी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है ये समझना। तो प्रीमियम 3 तरह के होते हैं, ये बात आपको समझ में आई? अगर यहाँ कोई डाउट है तो सवाल पूछिए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। परफेक्ट। ये फर्स्ट चेंज होती रहती है। हाँ जी। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी स्ट्राइक के हिसाब से चेंज होती रहती है। देखो टाइम वैल्यू बेसिकली ऐसा समझो कि टाइम वैल्यू नॉर्मली बाय एंड लार्ज हर प्रीमियम में एक जैसी होती है, पर आउट ऑफ द मनी में ना थोड़ा होप कम होता है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी में आप क्या पे कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम वैल्यू के लिए पे कर रहे हो ना, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं। तो इसलिए वो प्रीमियम थोड़े कम होते हैं और जल्दी जल्दी डीके करते हैं। तो आप बोलोगे टाइम वैल्यू वहां पे जल्दी डीके होता है आउट ऑफ द मनी में, आप ये बोल सकते हो। और इन द मनी में क्योंकि प्रीमियम में कंपोनेंट दोनों है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है टाइम वैल्यू भी है, तो थोड़े धीरे धीरे घटते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि थोड़ा अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो डिग्री है डिक्रीज होने की टाइम की, वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ऐसा होता भी है। सर ये जैसे ये डिसाइड कौन करता है कि 19,600 का ये प्रीमियम होगा, ये आपका एक्सचेंज डिसाइड करता है या? नहीं नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला डिसाइड करता है ना। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, हम्म। ये डिसाइड करता है प्रीमियम क्या होगा। सर ये तो जैसे आपने इंट्रिंसिक प्लस ये बता टाइम दिया, वैल्यू, क्या कहते हैं, टाइम टाइम वैल्यू। वैल्यू। बट ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसके भी कई सारे अंदर और फैक्टर्स होंगे, तो वो फैक्टर्स कौन डिसाइड करता है? नहीं देखो ऐसा समझो, अभी टू और टू, मैं बोलता हूं हमने एडिशन पढ़ा बचपन में ना, और अब जैसे मान लेते हैं 2 + 2 कितना होता है, अगर हम ऐड करें इसको एडिशन करें तो 4 होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि 4 क्यों होगा, बताइए सर बताइए, मतलब ये शर्माइए मत, मतलब ये हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको सरकाजम में नहीं बोल रहा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो बेहिजक होके डिस्कस करिए मेरी हर बात को। सर ये 2x + 2y है, ठीक है? कहने का मतलब ये फॉर्मूला है ना। नहीं, मान लीजिए ये 2x + 2y है, तो आप उतना हमें डिफिकल्ट मत x और करिए, y। मैंने बोला ना ना ना, उसे भूल जाइए। मैंने कहा 2 + 2 एडिशन का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर क्या कितना होगा, 4 होगा ना, 4 होगा। है ना? यहाँ पे तो तो 4 सर 2 अब फिक्स है, बट x और y अगर इसमें आ जाता है। नहीं 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 नहीं, वो आएगा नहीं ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है ना, ये ऑप्शंस का फॉर्मूला है। जैसे अब एडिशन का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही ऑप्शन का भी फॉर्मूला है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा कभी, और अगर होगा तो इसी हिसाब से होगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से होगा। तो जितना यहाँ पे स्पॉट चेंज होगा
जितना यहाँ पे स्ट्राइक चेंज होगा वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन में 2 और 2 हमेशा 4 ही होगा। इसी तरह से जो ये फॉर्मूला है ना, इसके हिसाब से वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, इसमें किसी तरह का कभी चेंज नहीं आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर, जैसे मैं आज आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि हाँ। 19,800 का जो कॉल ऑप्शन है नवंबर का, वो 60 रुपए के करीब है। और जी। 20,000 का जो है वो हम्म। 25 रुपए पे है। तो जी। इन दोनों केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हम्म। वो 0 है। हाँ, और ये बाकी दोनों टाइम वैल्यू है। तो जी, टाइम तो उतना ही है दोनों केस में। जैसे मान बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे समझिए, अभी एक शेयर खड़ा हुआ है, मान लेते हैं 100 रुपीज पर। ये स्पॉट प्राइस है शेयर का। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। कॉल ऑप्शन खरीदते हैं आप, 120 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं 105 का। अब यहाँ पे दोनों तो कॉल ऑप्शन है, पर ज्यादा चांसेस किसके हैं कि टारगेट आने के? कौन सा पहला टारगेट पहले आएगा? 105। 105 वाला है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई ना, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई आने की, और इसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो आप देखोगे कि दोनों में टेक्निकली पे तो आप टाइम के लिए ही कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों आउट ऑफ द मनी है। देखो ये भी ओटीएम हो गई, ये भी ओटीएम हो गई। पर ऐसा क्यों है कि इसका प्रीमियम हो सकता है, मैं बोलता हूं उसका प्रीमियम है 1.5 रुपए का, और इसका प्रीमियम है 20 पैसे का। आप देख रहे हो ना, अब ये प्रीमियम 1.5 रुपए का है, ये प्रीमियम 20 पैसे का है। यानी यहाँ पे आप 20 पैसे टाइम वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे टाइम वैल्यू दे रहे हो 1.5 रुपए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होप ज्यादा है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट पहले आएगा। और ये इम्पॉसिबल जैसा टारगेट है, क्योंकि 20% शेयर का, एफएनओ के शेयर का 20% ऊपर जाना बहुत कम मैंने देखा है एक एक्सपायरी में, कि कोई शेयर एक एफएनओ का है और वो 20% ऊपर चला जाए। होता है, पर बहुत कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम वैल्यू जो है आप देख रहे हो सिर्फ 20 पैसे है, और यहाँ पे 1.5 रुपए है। तो इस तरह से टाइम वैल्यू डिसाइड होती है। ये ऑप्शन सेलर जो और है, बताइए किसी के। ये ऑप्शन सेलर क्या हाँ जी। मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किसी शेयर का प्राइस एक लेवल से ज्यादा ना जाए? ऑप्शन सेलर, देखो, मैनिपुलेट तो छोटे वाले जो बायर सेलर होते हैं नहीं कर सकते हैं, पर बड़े वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक हद तक मैं मानता हूं कर सकते हैं, अगर चाहें तो। क्योंकि ये है ना? जैसे हाँ। इसमें कैपिटल तो आपको बहुत चाहिए अगर आप ऑप्शन हाँ, सेल कर सेलिंग रहे में हो। तो कैपिटल चाहिए, सेलिंग में तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली लगता है सारे बिग प्लेयर ही होंगे जो। हाँ, नॉर्मली देखो, नॉर्मली जो काम करते हैं ना लोग, वो बड़े प्लेयर ही होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई जो ऑप्शन मार्केट में काम कर रहा है वो छोटा बंदा तो नहीं है, वो सही बंदा है, मतलब अच्छा खासा अच्छे लेवल पे काम कर रहा है वो। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन। अब जरा आप मुझे बताइए सभी लोग, क्या क्या आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन चेन नजर आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया है। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जहां मेरा कर्सर है आप देखिए जरा, निफ्टी का स्पॉट प्राइस नजर आएगा आपको 19,443। ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। इसका अर्थ ये हुआ कि निफ्टी यहां चल रही है, और आप ये स्ट्राइक चेक कर सकते हैं निफ्टी की जो मैंने आपको बताई थी, 50-50 रुपीज के मल्टीपल में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कॉल वाली प्रीमियम है, यहाँ पर पुट वाले प्रीमियम है, यानी दोनों के
दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है यहाँ पर। हर एक स्ट्राइक पर आपको कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं और पुट साइड के भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर करंटली आपको दिखाता हूं, यानी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ऑप्शन चेन है करंट लेवल पे कैसा बिहेव कर रही है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि मार्केट खड़ा है 19,450 पर। तो अभी 450, क्योंकि देखो नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, नियरेस्ट स्ट्राइक जो होती है, उसको हम एट द मनी मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखोगे मार्केट ऐसा नहीं चलेगा कि हमेशा 19,050 पर ही चले मार्केट या 19,500 पे चले, वो 5-10 रुपया ऊपर नीचे रहता है। तो आप देखोगे कि जहां भी नियरेस्ट स्ट्राइक होती है ऑप्शंस की, उसको हम एट द मनी कंसिडर करते हैं। तो यहां पर हम एट द मनी कंसिडर करेंगे 450 की स्ट्राइक को, क्योंकि सबसे नियर में स्ट्राइक वही है। तो 450 वाली स्ट्राइक जो है वो हो गई एट द मनी। इसके ऊपर वाली आप देख रहे हैं ना, 19,500, 550, 600, 650, ये सारी की सारी जो स्ट्राइक्स हैं अबव 450, ये सारी की सारी स्ट्राइक्स को आप बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। एंड ये जो 450 के नीचे वाली सभी स्ट्राइक्स हैं, इनको आप बोलेंगे इन द मनी। अब इन द मनी इसलिए बोलेंगे क्योंकि सभी में इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप जरा पेपर और पेन ले लीजिए और एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया उसको नोट करिए और निकाल के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो प्रीमियम है, आप देखिए कल इसकी एक्सपायरी है, थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी है इसकी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रीमियम है उनकी वैल्यू किस तरह से तय की जा रही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 19,400 जो कि निफ्टी जहां पर है उसके 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट नीचे का प्रीमियम लेते हैं, तो आपको प्रीमियम मिलता है 56 रुपीज का। और अगर जहां पे मार्केट है उसके 50 रुपीज ऊपर का प्रीमियम आप देखते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम है केवल और केवल 18 रुपए का। अब सोचिए कि ये 56 रुपीज का प्रीमियम क्यों है और ये 18 रुपीज का प्रीमियम क्यों है। तो इस प्रीमियम को निकालने के लिए आपको जाना होगा उसी फॉर्मूले में जो कुछ देर पहले हमने लगाया था। यानी हमें ये देखना होगा कि ये वैल्यू 18 रुपए की और 56 रुपीज की कैसे तय की गई है। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाइएगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों 56 रुपीज का है और ये क्यों 18 रुपीज का है। तो आप देखेंगे कि इस 56 रुपीज में आप देखेंगे 43 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो 13 रुपीज है वो टाइम वैल्यू है। अब ये 43 रुपीज अगर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो प्रीमियम तो दो चीजों से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू होगी किसी प्रीमियम में, तो वो प्रीमियम महंगे माने जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 43 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है यहाँ पर और 13 रुपीज की टाइम वैल्यू है, इसीलिए ये प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो है 56 रुपए। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी 0 और जो वैल्यू है यहाँ पर वो है केवल टाइम वैल्यू। तो आप यहाँ पर जो 19,500 की स्ट्राइक के लिए 18 रुपीज का जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये प्रीमियम केवल आप पे कर रहे हैं टाइम के लिए, यानी ये टाइम वैल्यू मानी जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपको समझा रहा हूं? यस सर। ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 19,550 पर गए, 19,600 पे गए, तो आप देखेंगे प्रीमियम की वैल्यू और डिक्रीज हो रही है, बहुत थोड़े थोड़े प्रीमियम हो जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी पर जाएंगे, प्रीमियम और सस्ते मिलेंगे आपको। और जैसे ही आप डीप इन द मनी पर जाएंगे, आप देखेंगे आप यहाँ पर कि आप अगर 19,350 के प्रीमियम को खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको और ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू है, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे तकरीबन 90 रुपीज का जो प्रीमियम है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें। तो ये 92 रुपीज की वैल्यू आप देख रहे हैं प्रीमियम की। यहाँ पे टाइम वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही 90 रुपीज है, तो आप देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप और थोड़ा नीचे चले जाइए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीमियम है 134 रुपीज का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है वहां प्रीमियम की वैल्यू भी ज्यादा है, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम है वहां पे प्रीमियम भी कम है, क्योंकि वहां तो केवल आप टाइम के लिए पे कर रहे हैं। तो यही फॉर्मूला से प्रीमियम के जितने भी वैल्यूज हैं वो तय की जाती है।
अब यहां पर कोई डाउट है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। सर इसे देख के हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल ओवरव्यू है कि कल मार्केट गिरेगी, क्योंकि ये देखिए, ये ना ऑप्शन चेन से आप एनालाइज करते हैं, तो आप ऑप्शन चेन से इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, पर कल मार्केट गिरेगी नहीं, कल मार्केट ऊपर जानी चाहिए। जैसे ये आपका 91 और 134 वाला है, इसमें आपका डिफरेंस कितना, ऑलमोस्ट 44 का है, राइट जबकि स्ट्राइक प्राइस का ही डिफरेंस आपका 50 रुपीज का है। राइट। तो ये प्राइसिंग तो आपकी मतलब नेगेटिव में चला गया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 50 बढ़ गई, लेकिन प्रीमियम आपका 50 से ज्यादा कम हो गया। कहाँ पे दोबारा बोलिए। सर ये जो एलटीपी में है आपका 19,350 और 19,300 का, अच्छा आप यहाँ कह पे। रहे हैं अच्छा 19,350 पे हम जाते हैं, तो 19,350 का प्रीमियम है, राइट, ये बिल्कुल 92 रुपए का है। अच्छा और आप ये ये कह रहे हैं इन दोनों में 50 रुपए का अंतर है, और यहाँ पर जो है 35 रुपीज का अंतर है ना। हाँ, इसमें 45 का अंतर है, जबकि स्ट्राइक प्राइस में ही 50 का अंतर है। तो हाँ तो इंट्रिंसिक। ये बताता हूं मैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया था ना कि इन द मनी में टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कम होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, एंड आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू का कंपोनेंट ज्यादा होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जितनी आउट ऑफ द मनी आप जाएंगे, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आउट ऑफ द मनी यहाँ तो टाइम वैल्यू, सॉरी क्या नाम है इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं कुछ, और 18 रुपए यहाँ पे लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? ये टाइम वैल्यू के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एट द मनी पर, तो एट द मनी पर भी अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं एक तरह से देखें तो। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे 32 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ये टाइम के लिए दे रहे हो। सर मैं तो कहने का मतलब ये है कि जितना इन द मनी होता है उसमें टाइम का कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है, और आउट ऑफ द मनी जितना होता है उसमें टाइम का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ये अंतर जो है आप देख रहे हैं। सर मैं बस ये बोल रहा था कि ये आपका 19,300 का जो मेरा कॉल ऑप्शन है, वो मुझे हम्म। 134 का मिल रहा है। बिल्कुल अगर ठीक है। मार्केट में कोई भी मूवमेंट ना हो, मार्केट इसी पे क्लोज हो जाए, तो अभी भी मैं 143.50 का तो सिर्फ मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल तो ठीक है। यहाँ पे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नेगेटिव, मतलब जो अभी आपका टाइम अभी वैल्यू बात है ये तो नहीं, नेगेटिव ही होगी। अभी बताता हूं, देखो, अगर मैं ये मान लूं कि मार्केट की एक्सपायरी कल होगी, करेक्ट, हम्म। एंड मार्केट की एक्सपायरी कल होगी, और इसी लेवल पर मार्केट की एक्सपायरी हो जाए जहां पर मार्केट खड़ा हुआ है, हाँ तो सर। आपको ये प्रीमियम में ना 143 रुपीज ही मिलेंगे। ये जो अभी डिफरेंस आप देख रहे हो ना, ये हम्म। खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं और सर, आपकी मैं जेब ये में बोल रहा हूँ कि 143 आएंगे। मैं अभी 134 रुपए में ये ऑप्शन खरीद लेता हूँ, कॉल ऑप्शन। और बिल्कुल मार्केट ठीक है। आप बोल रहे हो कि कल बढ़ेगी, मैं ये मान के चल हाँ। रहा हूँ कि मार्केट स्टैटिक रहे या हम्म। मार्केट बढ़ भी जाए, तो मेरे पास अगर मार्केट स्टैटिक भी रहती है तो भी मुझे एटलीस्ट 10 रुपए का तो फायदा होगा। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई तो बिल्कुल हो जाएगा। मतलब, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें टाइम वैल्यू तो नेगेटिव में चली गई। नहीं नहीं, टाइम वैल्यू कहाँ नेगेटिव में गई? टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कम हो गया ना। सर आप। देखो टाइम वैल्यू, देखो पहले तो ऐसा समझो कल एक्सपायरी है, तो सर कल जब आप एक्सपायरी है तो टाइम का कंपोनेंट इतना मनी में। हाँ। आप स्पॉट वैल्यू को 19,300 से माइनस करेंगे तो 143.50 आ गया। हम्म। पहले तो देखो ऐसा समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पर दिख रहा है ना वो एक्यूरेट नहीं है, पहले तो ऐसा समझो। जब मार्केट खुलती है ना तो प्राइजेस सेटल होते हैं, और हम्म। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अभी तक की, वो कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन एक्सपायरी। यानी अगर एक्सपायरी हुई तो बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से आपकी प्रीमियम की कॉस्ट क्या बनेगी, वही बनेगी। अब जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना आप इन द मनी, डीप इन द मनी जाते हैं, वहां पे आपको टाइम का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी उनके फेवर में आ चुका है ना।
तो टाइम का कंपोनेंट आपको कहां मिलेगा? जो गैम्बलिंग कर रहा है, जो खरीदार है मार्केट में, तो टाइम का कंपोनेंट आपको मिलेगा जितने भी आप आउट ऑफ द मनी कॉल में जाओगे वहां पे मिलेगा। अब जैसे इसी बात को मैं दिखाता हूँ अगली एक्सपायरी में। अब मैं एक्सपायरी चेंज कर रहा हूं तो आपको इन द मनी में भी देखो टाइम का कंपोनेंट मिल जाएगा। अब देखो कल एक्सपायरी है मार्केट की, मैं इसे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कहाँ है? नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 16 तारीख की। अब देखना जरा ध्यान से, जो प्रीमियम आपको पहले दिख रहे थे उसमें अब टाइम का कंपोनेंट भी नजर आने लगेगा। अब यहां पर देखो, अब देखो आपको नजर आ रहा है टाइम का कंपोनेंट जो पहले नजर नहीं आ रहा था। हाँ अब सर। देखो 19,300 का जो प्रीमियम है वहां पर 134 का था ना वहां पे। अब देखो हम्म। सेम प्रीमियम कितने का हो गया? देखो 200 का हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम का कंपोनेंट है। अब देखो कल उसकी एक्सपायरी है इसलिए तुमको नजर नहीं आ रहा वो। नहीं और सर, मैं यहाँ पे ये बोल रहा बस, था कि उसमें हाँ, टाइम वैल्यू तो नेगेटिव ही चली गई आपकी। नहीं 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 143 तो नहीं नहीं मेरे 143 भाई, तो सिर्फ वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। नेगेटिव नहीं है। वो बहुत स्मॉल सा कंपोनेंट बचा है क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो उतना तुमको नजर नहीं आएगा उसको देखने में। अब जब वो कल खुलेगा मार्केट तो वो जो प्रीमियम की वैल्यू ओपन होगी उसमें तुम डिफरेंस कर सकते हो। क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, अब उसमें टाइम का कंपोनेंट बचा ही बहुत थोड़ा सा है, पर वो नेगेटिव में नहीं जा सकती। क्योंकि क्या होगा, अब जैसे मान लो मैं अभी तुम्हें समझा रहा था सारी चीजें कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। तो जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऑप्शन में भी लगाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर एक्सपायरी इस प्राइस पर हो रही है तो फॉर्मूले के हिसाब से जो प्रीमियम की वैल्यू आएगी वो एक्सचेंज को देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि तरीका ही वो है। ठीक है, अभी तुमको यहां पर कैलकुलेट करने में हो सकता है कि तुमको लग रहा है वो टाइम वैल्यू माइनस में चली गई है, बट एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिखाया आपको। ठीक ठीक है है, सर। तो हाँ, तो उस तरह से होता नहीं है, होता इसी तरह से है ना। और कल एक बार चेक करना, देखो कल एक बार चेक करना, जैसे मैं बता रहा हूं ना, कल तुम देखना एकदम से जब एक्सपायरी होगी तो ठीक उसी प्राइस पर होगी जो अभी हम देख रहे हैं। अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, देखो अब जैसे मान लेते हैं कल के दिन में एक्सपायरी होती है 19,550 पे। तो 19,550 पे अगर एक्सपायरी हुई तो जो प्रीमियम की, इसकी प्रीमियम की वैल्यू है, ये वाला जो प्रीमियम है, ये 150 रुपए का हो जाएगा कल के दिन। और हम्म। ये वाला जो प्रीमियम है, ये 250 रुपए का कल के दिन हो जाएगा। आप देखना, ठीक है। तो ये डॉट सर, जो इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी ना, उसी पर आपका सेटलमेंट होगा। सर वो बात आपकी ठीक थी कि हाँ वो सेम आपका, क्योंकि टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाता है हाँ लास्ट में। हाँ हाँ बट इस केस में वही था कि आपकी हाँ। इसमें या तो ये वेबसाइट में कुछ गड़बड़ नहीं है नहीं, ये। ये एक्चुअली में क्या है, ये अभी प्रीमियम जैसे नजर आ रहे हैं ना, सेटलमेंट वैसे नहीं होगा। क्योंकि देखो लॉजिकली अगर हम सोचें तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है सर। क्योंकि और हम मुझे दूसरा एक ओवरव्यू ये लगता है कि क्या मार्केट करेंगे, कल देखो गिरेगा। हम ना, हाँ, ऊपर नीचे चलता है, पर जो मार्केट का मैकेनिज्म है ना, वो फिर अपने हिसाब से ही चलता है। ठीक है। ठीक। तो अब यहां पर बताइए किसी का कोई डाउट है तो। अब ऑप्शन में किसी का भी कोई डाउट है तो एक बार बताइए, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। ऑल क्लियर सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक और चीज, जो ऑप्शन का लास्ट टॉपिक। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या होता है, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कि ऑप्शन में आप देखते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है कि जो टाइम वैल्यू है वो जीरो होने की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है कई बार जब आपके टारगेट नहीं आते। तो इसके लिए ना हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज हम खरीदारी कर रहे हैं उसमें जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, उस प्रीमियम की जो वैल्यू हमने पे की है वो हमारी जेब में वापस आ जाएगी। तो हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा। तो वो एक सर्टेन लेवल पर होगा जहां पर मार्केट की एक्सपायरी होगी, उस हिसाब से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। तो आप देखो ऑप्शन में पहले तो आप ये समझो 2 तरह से ट्रेड कर सकते हो आप। क्योंकि आप ऑप्शन मार्केट में काम करोगे तो ऑप्शन मार्केट में 2 तरीके से ट्रेड करोगे। पहला तो ना आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे।
तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड होता है, मान लेते हैं आपने कोई ऑप्शन 100 रुपए के प्रीमियम पे बाय किया, जैसे वो 110 का हो गया आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, 10% का प्रॉफिट हो गया, जो भी आप समझ लीजिए। अब ठीक इसी तरह से आप एक ना डिलीवरी में ऑप्शन को ट्रेड करोगे। अब डिलीवरी का मतलब है कि आप एक्सपायरी तक, उसकी एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड करोगे, ठीक है। तो एक्सपायरी तक जब होल्ड करोगे ना, तो यहां पर मान लेते हैं ये जो प्रीमियम है 100 रुपए आपने पे किया, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये 100 रुपए वाली जो चीज है ना, ये 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। पर ये 100 रुपए की जो वैल्यू है, ये 100 रुपए रहे, ये किस परिस्थिति में होगा, ये जानने की आपको जरूरत है। कि आपने अगर किसी ऑप्शन को डिलीवरी में खरीद लिया है, यानी एक्सपायरी तक खरीद लिया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस कब आएगी। तो उसके लिए हमको ब्रेक इवन निकालना पड़ता है। अब ये जो ब्रेक इवन है कैसे निकालते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पर ना तो आपका लॉस हो ना ही आपका प्रॉफिट हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए कॉल का ब्रेक इवन कैसे निकलता है। कॉल का ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, जो स्ट्राइक है, जो भी हमने स्ट्राइक खरीदी है, उसमें हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 19,500 की कॉल की स्ट्राइक खरीद ली है, और प्रीमियम पे किया हमने, अगर एग्जाम्पल में देखूं तो शायद 18 रुपए का प्रीमियम था उसका, तो ये 18 रुपए का प्रीमियम था। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 19,518। तो अगर मार्केट की एक्सपायरी ना फॉर एनी रीजन यहां पर हो गई, मार्केट की एक्सपायरी अगर 18 रुपए पर हो गई, 518 पर, तो ये जो प्रीमियम आपने पे किया है ना, ये वापस आपको मिल जाएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम ब्रेक इवन निकालते हैं। इसी तरह से पुट में क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाती है तब हमारा पैसा बनता है। तो पुट का ब्रेक इवन का कैसे बनता है, तो इसमें स्ट्राइक को माइनस कर देते हैं प्रीमियम से, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो स्ट्राइक माइनस प्रीमियम कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपने 19,000 आपने पे किया, मान लेते हैं 20 रुपया, तो -20 कर दीजिए, तो 19,380 यानी 19,380। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, यानी मार्केट अगर इस पॉइंट तक गिरी, एक्सपायरी हुई, तो ये 20 रुपए का प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन, और जो हमें बताता है कि मार्केट में जो हमारा प्रीमियम है कब हमें वापस मिल जाएगा, इसलिए हम ब्रेक इवन निकालते हैं। तो अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। जैसे ऑप्शन के अंदर हम इंट्राडे के अंदर तो एक दिन के अंदर हमारा प्रॉफिट का सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम डिलीवरी लेते हैं, और डिलीवरी क्योंकि अगर हम डिलीवरी लेते हैं तो उसका एक्सपायरी तक हम अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, तो उसको हम बीच के अंदर भी निकाल सकते हैं क्या? मतलब एज एन अगर हमारे को लग रहा है कि हाँ अब हो गया, तो उसको सेल आउट कर देंगे क्या, या फिर एक्सपायरी वाले दिन ऑटो स्टोर हो जाएगा अपने आप ही? देखो ऐसा समझो, ऑप्शन में बायर को, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि बायर के पास राइट होता है, तो ऑप्शन बायर अपने राइट को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी तुमने मान लेते हैं 10:05 पे ऑप्शन खरीदा, और तुम्हें लगता है कि मुझे ऑप्शन से निकलना है, तो 10:06 पर ऑप्शन से निकल जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तुमने सोचा मैं एक्सपायरी तक रुकता हूं, ये तुमने सोचा, पर तुम्हारे पास तो राइट है ना, तुम उसको एग्जीक्यूट, यानी कभी भी ऑप्शन को तुम बेच सकते हो। गॉट इट सर, गॉट इट। और बताइए किसी का कोई डाउट है तो। सर ये ऑप्शन को आप इंट्राडे पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन की तो जैसे वैल्यू मान लीजिए कम है, तो इंट्राडे पे क्या मार्जिन देना पड़ेगा, हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा या उसका कुछ ना ना परसेंट? ना ना, देखो ऑप्शन को अगर आप बाय कर रहे हो तो सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर सेल कर रहे हो तो पूरा मार्जिन लेगा एक्सचेंज आपसे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन को हम इंट्राडे पे भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल, अभी या यही उस तो पर बताया डिलीवरी मैंने। लेनी होती? ना ना ना, यही तो बताया मैंने कुछ देर पहले, चंदन ने यही पूछा, इसका ही आंसर कर रहा था मैं, कि आपके मान ऊपर है, आप 10 बजे ऑप्शन खरीद के 10:01 पर भी बेच सकते हो। आप कैसे नहीं कर सकते हो ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंपल्शन नहीं है इसको होल्ड करके रखना, इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सर जैसे मान लीजिए कि मैंने 19,500 का ऑप्शन लिया, और वो 20 रुपए का था, और 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ गया,
तो मेरा ऑप्शन हमेशा 50 पॉइंट नहीं होता, उसमें कुछ उससे कम ही रहता है, वो क्या होता है उसकी रीजन कि वो मैं आपको एग्जैक्टली आगे आगे पढ़ाऊंगा। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी में वो सिखाऊंगा, ऑप्शन ग्रीक की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और बताइए, किसी का कोई डाउट है? चलिए, अब एक और बात। देखिए, ऑप्शन में एक सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये कि इंडेक्स अगर आपने खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन आपने खरीदा है, तो यहां पर ना सेटलमेंट नहीं होता। यानी इंडेक्स ऑप्शन में जो सेटलमेंट होता है ना, जो भी इंडेक्स ऑप्शन का सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है, यानी आपके पैसे का लेन देन होगा। पर जो स्टॉक का ऑप्शन होता है ना, तो स्टॉक के ऑप्शन जो होते हैं उनका जो सेटलमेंट होता है ना, ये सेटलमेंट होता है डिलीवरी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान लेते हैं आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई भी ऑप्शन खरीदा, आपने ऑप्शन खरीद लिया इसका, और आपने ना उसको एक्सपायरी तक 330 तक उसको होल्ड कर लिया, और ये जो प्रीमियम है ये किसी तरह से बन गया इन द मनी। ठीक है, ये इन द मनी हो गया फॉर एनी रीजन, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शंस को हमें पहले ही काट देना होता है 330 से पहले, अगर आईटीएम है तो। और अगर वो ओटीएम है या एटीएम है तो इनकी डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आईटीएम की डिलीवरी कंपलसरी कर दी है एक्सचेंज। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा कई लोग भूल जाते हैं, तो उनको याद पता नहीं होता, ये गलतियां होती हैं, तो आपसे गलती ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। सर मैंने रिलायंस का, मान लीजिए मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास रिलायंस के शेयर खरीदने के पैसे नहीं है, जी, और मैं अगर भूल गया तो मुझे वो सारे स्टॉक लेने पड़ेंगे। बिल्कुल लेने पड़ेंगे, और नहीं लेंगे तो एक्सचेंज पेनल्टी लगा देगा आपके ऊपर। और मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो कैसे वो जो पैसे निकल। पैसे हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे आपके, जितने पैसे आपके पास हैं। इसका कुछ वार्निंग आती है, जैसे कोई अगर बिल्कुल ही नया है मार्केट आपका में। ब्रोकर आपको बताता है कि कंपलसरी डिलीवरी है इसमें। पहले तो 5 दिन पहले, एक्सपायरी से 5 दिन पहले तक कोई भी ब्रोकर नई पोजीशन आपकी नहीं बनाने देगा किसी भी स्टॉक ऑप्शन पर। पहली तो हम्म। प्रिकॉशन वो ये लेते हैं। बट आपके पास ओल्ड पड़ा हुआ है तो आपको बार बार वो पॉपअप करके बताएगा कि भैया डिलीवरी होने वाली है, इसे बेच दो। आप तब भी नहीं बेचोगे तो फिर एक्सचेंज वही करेगा जो उसने सोचा है। और सर मेरे पास, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि मैं इसकी डिलीवरी ले सकूं, तो तो जितने पैसे हैं जब्त कर लेगा, बताया ना मैंने। और उस पैसे का क्या करते हैं वो, क्योंकि ना तो वो उसके शेयर खरीद पाएंगे ना ही। उस पैसे का क्या करते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जिन्होंने ये गलती करी होगी। अब गलती में कई बार फायदा भी तो हो जाता है, तो उन दोनों लोगों के बीच में सेटलमेंट होगा, किसी का नुकसान किसी का फायदा। देखो, स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, किसी का नुकसान किसी का फायदा है। तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है, मान लो आईटीएम वाले का नुकसान हो रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? सेलर का फायदा हो रहा है ना। तो ये दोनों के बीच में सेटल किया जाता है जो भी लॉस प्रॉफिट होता है। एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है, एक्सचेंज सिर्फ आपसे प्लेटफॉर्म फीस वसूलता है, जिसके टर्नओवर चार्जेस जो होते हैं वो आप देते हो। ठीक है, एक्सचेंज को बस उतना ही चाहिए, वो आपसे कुछ नहीं चाहता कि आपसे कुछ उसको मिले। सर मेरा आईटीएम में ऑप्शन क्लोज हुआ, तो मुझे हम्म कितना टाइम मिलेगा वो स्टॉक की डिलीवरी लेने के लिए, पैसा अरेंज करने के टाइम लिए? नहीं मिलेगा कुछ भी। एक्सपायरी के बाद एक्सचेंज बोलेगा पैसा डिपॉजिट कराओ, और नहीं उसके लिए? कराओगे तो पेनल्टी लग जाएगी। 2 दिन का टाइम देता है एक्सचेंज। अच्छा, 2 दिन का टाइम देता है जिसमें आप ले हाँ, सकते। हाँ, हाँ, ठीक है। और इसमें मान लीजिए मैं पूरा पैसा नहीं दे पाया तो जितना पैसा है वो सारा जब्त हो जाएगा, बिल्कुल। और मैं आगे ट्रेड भी नहीं कर सकता उसके बाद? उस अकाउंट से तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
ओके। और आपका ब्रोकर बाकी पेनल्टी देगा, आपका ब्रोकर। मान लेते हैं आपके पास 20,000 की पेनल्टी लगी, आपके अकाउंट में 10,000 है, तो 10,000 आपसे लेगा एक्सचेंज, 10,000 आपके ब्रोकर से लेगा, बोलेगा भैया तुमने अपने क्लाइंट को क्यों गलती करने दी, अब तुम भुगतो इस पैसे को। तो ब्रोकर भुगतता है फिर। सर मान लीजिए मैं रिलायंस का ऑप्शन ले रहा हूँ और वो 20 रुपए का ऑप्शन है, हम्म। तो उतना मुझे मार्जिन भी देना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑप्शन के लिए तो आपको कोई मार्जिन नहीं देना होता। नहीं नहीं, ऑप्शन प्रीमियम के लिए तो 20 रुपए ही देने हैं, पर अगर आपने इन द मनी वो एक्सपायर हो रहा है तो फिर पैसा देना था आपने, या उस पोजीशन को काटना था। अगर पोजीशन नहीं काट पाए तब तो पैसा देना पड़ेगा ना। और कुछ मान लीजिए इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया तो? कोई भी प्रॉब्लम है, देखो XYZ एक्सचेंज बोलता है, जैसे मान लो कोई किसी का खून कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या बोलता है कानून, बोलता है कि भाई देखो तुमने मर्डर किया है, तुमको सजा मिलेगी। अब वो बोले कि मैंने अपने बचाव में किया है और प्रूव कर दे इस बात को, तो फिर कानून बोलता है कि चलो ठीक है, तुमको सजा बहुत बहुत माइनर सी सजा हम दे देते हैं, पर सजा तो तब भी देंगे। पर यहां पर क्या है ना, यहां पर कानून वाली चीज नहीं है, यहाँ पर रूल बने हुए हैं जो सबके लिए सेम है। तो एक्सचेंज बोलता है गलती करोगे तो पेनल्टी लगेगी, उसकी कोई माफी नहीं है। सर ये तो आप आईटीएम में तो आपके पैसे आने के बाद भी आपकी पोजीशन जो है वो एटीएम और ओटीएम से बुरी हो गई इसमें। बिल्कुल। देखो क्यों कहा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, पहले तो स्टॉक मार्केट को ऐसा बोला जाता था ना कि स्टॉक मार्केट में कोई पढ़ता थोड़ी है, ट्रेनिंग थोड़ी लेता है। अब आपको समझ में आ रहा है ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, और जिनको नहीं पता होता वो लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं इन्हीं चीजों को लेकर। आप किसी को पता है तो वो गलतियां नहीं करोगे ना आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि इससे अगर मैंने किया तो क्या होगा। और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो। तो बस एक क्लास आप यही ले लेना कि ऐसी गलतियां ना करें जिससे बहुत भारी नुकसान हो जाए। चिंता मत करो, मैं ज्ञान देता ही रहता हूँ बीच बीच में, तो वो मिल ही जाएगा ज्ञान। और बताइए अगर किसी का कोई डाउट है तो। देखिए ऑप्शन हमने खत्म कर लिया, अब ऑप्शन में किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये वीकली एक्सपायरी और एक कुछ मंथली एक्सपायरी भी होता है ना? हाँ देखो, दो तरह की एक्सपायरी होती है। इंडेक्स जो होता है ना, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो इस पे वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होती है। जी। यानी हर वीक में मार्केट एक्सपायर होगी, जी। और जो आपका स्टॉक्स हैं उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। जी। यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं 7 दिन के लिए, मंथली बनाए जाते हैं 30 दिन के लिए। मतलब स्टॉक पे मंथली एक्सपायरी है और इस पे इंडेक्स पे वीकली, ऐसा क्या? इंडेक्स पे वीकली है, यस। जी। और बताइए। ऑल गुड सर। चलिए, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया अच्छे से। यस सर। किसी का कोई डाउट नहीं ऑप्शन को लेकर। सर वही जो आप आगे बताने वाले थे कि कैसे प्राइजेस कैलकुलेट करते हैं।
वो तो मैं ऑप्शन उसमें बताऊंगा, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में। ओके। चलिए, तो आज ऑप्शन के लिए इतना ही करते हैं। हमारा टॉपिक ऑप्शन खत्म हो गया। अब छोटे छोटे 2 टॉपिक रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर सर लेंगे। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय। बस एक चीज पूछनी थी, बोलिए बोलिए। जो हम एनएससी की साइट में जो प्रीमियम देख रहे थे, हम्म। उससे मार्केट का या जो भी ओवरव्यू ये हो हम लगा सकते हैं कि कल मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ऊपर पे देखो, ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको पता चल जाता है, पर एक दिन पहले नहीं, वो सेम टाइम पे पता चलता है। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, सेम टाइम पर आप देखते हो ऑप्शन कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, उससे आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। ओके। सर बोलिए। और जो ऑप्शन चेन का आपने चार्ट ओपन किया था, उसे पूरा अच्छे से रीड करना बताएंगे क्या? क्या बस उतना ही है? आपको सब चीजें अच्छे से सिखाई जाएंगी। ऑप्शन के लिए ना हमने एक कोर्स बनाया है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। जी तो जब मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा तो सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। अभी ये जो पहला मॉड्यूल है ना हमारा, जी जी ये इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट है। तो इससे जी ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो फिर वहां पे पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी जी तो जी इसलिए यहाँ पर बेसिक चीजों को मैं उतना करा रहा हूँ जितने की आपको सिर्फ ये जानने के लिए जरूरी है कि ये प्रोडक्ट होता है और इसको इस तरह से समझा जाता है, दैट्स इट। यानी ये इंट्रोडक्शन है। अगर जी हमने सर। यहाँ पे डिटेल में समझा ना, तो फिर उस कोर्स का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा सारी चीजें, है नहीं ठीक बात है सर, कंफ्यूजन भी ज्यादा हो ना। जाएगा। हाँ, तो इसीलिए आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ओके सर। ठीक है, चलिए जी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट एवरीवन।